तो 11th हमारा कंप्लीटली वेस्ट हो चुका है। नीट 2025 हमें देना है, हमें अपियर करना है। 11 से 12 जो स्टूडेंट्स मूव कर रहे हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, मैक्सिमम ऐसे हैं जिनके 11 में या तो बहुत बैकलॉग है या फिर बहुत ज़्यादा उनका टाइम जो है वो निकल गया है, 11th वेस्ट हो चुका है, या फिर बहुत सारे ड्रॉपर्स भी ऐसे हैं जिन्होंने सोच लिया है कि हाँ 2024 नहीं देना है, 25 देना है, तो उन्होंने अभी से स्टार्ट किया तैयारी, लेकिन 11th उनका बिल्कुल पढ़ा हुआ नहीं है और 11-12 दोनों जो है उनको एक साल में कवर करना है। तो यार मैं जब नीट की तैयारी कर रहा था, हेलो एवरीवन, दिस इज शोएब आफ्ताब, नीट 2020 ऑल इंडिया रैंक 1, मैंने एक चीज़ कोशिश की थी कि यार 12th में जब मैं रहूं तो मैं 11th वाला भी जो पार्ट है वो मैं साथ साथ रिवाइज करता रहूं, ताकि मेरा 11th भी रिवीजन चलता रहे। आज की स्ट्रेटेजी में हम ये देखेंगे कि कैसे हम 12th के सिलेबस जो करंट में आपको पढ़ाया जाएगा आपकी कोचिंग में, वो आपको कैसे साथ साथ पढ़ना है, प्लस आपको 11th का बैकलॉग या 11th में जो भी चीजें बचे कैसे उसको कवर करना है। इसके साथ साथ आपको जैसे जैसे टाइम के साथ 12th का सिलेबस आगे बढ़ेगा वो पार्ट भी आपको कैसे रिवाइज करना है। ठीक है, तो चलो यार बिना टाइम वेस्ट के इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं कि मेजर कोचिंग्स में होगा क्या इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। अगर आप 11th से 12th मूविंग स्टूडेंट हैं तो देखो ज्यादातर कोचिंग्स में यही सेम चीज होती है, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो फर्क नहीं पड़ता। स्टार्ट हो जाएगा अराउंड मार्च के आसपास से, आप मान लो आपका 12th वाला पार्ट पूरा स्टार्ट हो जाएगा, और अगस्त सितंबर अक्टूबर में आके कहीं ना कहीं डिपेंडिंग ऑन कि किस तरीके से स्टार्ट हुआ है, क्या पेस में चला है, बट हाँ अक्टूबर से पहले पहले तक डेफिनेटली मैं गारंटी देता हूँ 12th वाला सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर देते हैं। उसके बाद वो स्टार्ट करते हैं 11th की रिवीजन। अब चाहे वो कोई भी बैच हो, 11th वाला जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है 11th और 12th का एक साथ चलता है कि मतलब पहले आप 11th में पढ़े फिर 12th में आए, उस टाइप के बैच में भी यही होता है। अगर कोई ऐसा बैच है यार देखो जो 12th को स्टार्ट कर रहा है, 12th पहले फिर बाद में 11th, मतलब अगर आप 12th में भी कोचिंग लेना स्टार्ट कर दे तो भी यही शेड्यूल फॉलो होगा, पहले आपको 12th पढ़ा दिया जाएगा फिर आपको 11th वाला पार्ट पढ़ाया जाएगा। अनलेस कि आप ड्रॉपर हैं, इस साल से ड्रॉप वाला जो ईयर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो रिवर्स होगा, पहले 11th होगा फिर 12th होगा। बट हाँ बिना कंफ्यूजन के देखो मैं आपको बताता हूँ, अक्टूबर तक आपका कहीं ना कहीं 12th सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, सितंबर अक्टूबर से लेके जनवरी तक आपको जो है 11th वाले क्लास की रिवीजन करवाई जाएगी। ठीक है, तो आपका टारगेट यहाँ पे क्या होगा देख लो, 11th बैकलॉग आपको कंप्लीट करना है मई या जून तक, मैक्स टू मैक्स चलो जुलाई ले लो, बट हाँ मई जून तक आपको 11th का बैकलॉग कंप्लीट करना है। कैसे करना है मैं बताऊंगा। ठीक है, यानी कि मार्च अप्रैल मई जून 4 महीने आप मान लो, 4 महीने के अंदर अंदर आप जो है 11th बैकलॉग कंप्लीट करोगे। ठीक है, फिर उसके बाद 12th का जो भी, अब तब तक देखो 12th का बैकलॉग बन जाएगा, आप 11th को भी टाइम दे रहे हो, करंट पोर्शन को भी कर रहे हो, कुछ ना कुछ तो छूट जाएगा, थोड़ा बहुत 12th का कोई पोर्शन बच जाएगा, 12th के कुछ चैप्टर मिस आउट हो जाएंगे, 12th का कोई डीपीपी या कुछ एनसीईआरटी या कुछ चैप्टर्स या कुछ पार्ट जो है कोई इवन कोई पूरा सब्जेक्ट ही आपका वीक रह सकता है। ठीक है, तो 12th बैकलॉग जो भी आपका बनता है वो उसके बाद से स्टार्ट करो, जुलाई में करो, अगस्त करो, सितंबर करो, यानी कि जितना तक आपका 12th सिलेबस चल रहा है, फिर आपको 11th बैकलॉग की जगह उसको रिप्लेस करके 12th बैकलॉग करना है। फिर फाइनली जब 11th का रिवीजन होगा उसमें 11th रिवीजन करना है विद कोचिंग, मतलब कोचिंग जैसे जैसे आपको 11th की रिवीजन करवाए आप उसके साथ 11th रिवीजन करते रहो, थोड़ा बहुत 12th भी उसको इंकॉर्पोरेट करेंगे, बताऊंगा कैसे। चलो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यार मैक्सिमम स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि 4 महीने में आपने बोल तो दिया कि आपको 11th वाला पूरा बैकलॉग करना है, कैसे करना है आगे बताऊंगा, बट क्या कोई ऐसा शॉर्ट तरीका है, क्योंकि इतना कम टाइम है, प्लस आपका ये बैकलॉग है, ये रिवीजन नहीं है मेरे लिए, जैसे मैं उसको रिवीजन की तरह देख रहा था क्योंकि मैंने पढ़ रखा था प्लस मैं उसे रिवाइज कर रहा था तो मुझे कम टाइम लगा, तो बैकलॉग की तरह है, आपने पढ़ा भी नहीं है, इसको ढंग से करना है आपको तो टाइम भी ज्यादा लगेगा। तो क्या कोई ऐसा कोई शॉर्ट तरीका है, कोई कंसाइज वे है? तो डेफिनेटली यार देखो फ्लैश कार्ड्स एक काफी न्यू और यूनिक कॉन्सेप्ट है, अमेरिका में बहुत ज्यादा चलती थी, अब इंडिया में भी आ गई है। फ्लैश कार्ड्स क्या होते हैं, ये जैसे आप देख सकते हैं कि यार मेरे पास यार फिजिक्स और केमिस्ट्री के फ्लैश कार्ड है, मैं अभी अंदर का दिखाऊंगा आपको। सेम आप देखो 11th और 12th बायोलॉजी के भी यहाँ पे मेरे पास फ्लैश कार्ड्स है। फ्लैश कार्ड्स में क्या होता है, ऐसे यार कार्ड्स के फॉर्म में ना आपको अल्ट्रा शॉर्ट नोट्स दिए जाते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को जो दिक्कत आती है वो रिवीजन नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप ये देखोगे जैसे यहाँ पे एक कार्ड के फॉर्मेट में आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सब यहाँ पे मेंशन्ड है। ठीक है, तो ये जैसे बायो हो गया, फिजिक्स के अंदर सारे फॉर्मूले हो गए, आप देख सकते हो यार जैसे यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया हुआ है तो फिजिक्स के फॉर्मूले हो गए, टिप्स हो गए, ट्रिक्स हो गए, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको लास्ट मिनट रिवीजन के लिए चाहिए सारी चीजें जो है इसमें कवर्ड है। जो सबसे खास बात है वो यार ये है कि यार कुछ ही घंटों में अगर आप इन फ्लैश कार्ड्स को ऐसे यूज करते हो, ठीक है, तो आप इन फ्लैश कार्ड्स को ऐसे ऐसे पलट रहे हो, आगे पीछे देख रहे हो, ठीक है, तो कुछ ही घंटों के अंदर जो है पूरा का पूरा सिलेबस इसमें रिवाइज कर सकते हो। काफी एक्सपीरियंस फैकल्टी ने जो है मिलकर इसे डिजाइन किया है। जो खास बात है यार आप इसको आपके वीकली मॉक टेस्ट में यूज कर सकते हो। आपको पता है कोचिंग के वीकली मॉक टेस्ट में प्रिपेयर करने के लिए बहुत कम टाइम होता है, जो लास्ट के 3-4 दिन में मॉक टेस्ट में आप जो है लास्ट के 3-4 दिन आप ढंग से प्रिपेयर कर पाते हो, उस कम टाइम पे इतना सारा सिलेबस याद रख पाना, आप कई बार माइंड आपका ब्लैंक हो जाता है। अब अगर इनको यूज करते हो तो आपका माइंड ब्लैंक नहीं होगा, आप इसको लॉन्ग टर्म तक रिटेन कर पाओगे। ये प्रॉपर लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है और मेजॉरिटी ऑफ टीचर्स हो गए, एडटेक प्लेटफॉर्म्स हो गए, सब इस चीज को जो है रिकमेंड कर रहे हैं। ये जो फ्लैश कार्ड्स है इसके लिंक्स में नीचे डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, फ्लिपकार्ट अमेजॉन सब पे अवेलेबल है और इन पे अच्छा भी डिस्काउंट भी चल रहा है, तो आप इस चीज को परचेज कर सकते हैं नीचे से। अब वापस आते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो यार कैसे टाइम को डिवाइड करें, सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि 11 भी करना है 12 भी करना है, कैसे करें? तो रोज आपको टाइम डिवाइड करना है। रोज कैसे टाइम डिवाइड करोगे? तो देखो यार
आपका जो 6 घंटा है वो तो प्रॉपर कोचिंग में जाने वाला है, ठीक है। तो वो मॉर्निंग शिफ्ट हो सकता है, इवनिंग शिफ्ट हो सकता है, कुछ भी हो, आपको 6 घंटे के अलावा 8 घंटे निकालने हैं। देखो अगर आपका 11 स्ट्रांग होता तो मैं आपको बोलता कि यार 6 घंटे कोचिंग, 6 घंटे सेल्फ स्टडी से आप बहुत अच्छा कर सकते हो। मैं खुद 6 घंटे कोचिंग, 6 घंटे सेल्फ स्टडी ही कर पाता था। बट अगर आपका 11th वीक है तो आपको यार ट्राई करना होगा, कैसे भी करके आप 8 घंटे पढ़ाई करो, सेल्फ स्टडी 8 घंटे करो, ठीक है। तो इसमें कैसे डिवाइड करना है, देखो जो करंट वाला पोर्शन चल रहा है ना, जो क्लास नोट्स है, डीपीपी है, तो क्लास नोट्स प्लस डीपीपी आराम से 2 घंटे के अंदर हो सकता है। अगर आपने 6 घंटे आपकी कोचिंग में ध्यान से सारी चीजें सुन रखी है तो फिर आपको मैक्स टू मैक्स जो है 6 घंटे का कंटेंट, अगर आप क्लास नोट्स आपने बना रखा है, आप जब नोट्स को पलट पलट के पढ़ोगे, आधा घंटा 45 मिनट्स के अंदर अंदर आप मान के चलो क्लास नोट्स हो जाएगा। फिर अगर आप डीपीपी करते हो तो 1 घंटा और मान लो, तो टोटल 2 घंटे के अंदर अंदर क्लास नोट्स आराम से कर सकते हो। 3 घंटे आपको फोकस करना है प्रैक्टिस या रिवीजन पे। ये कौन सा वाला है, जो अभी चल रहा है। मान लो कि अभी आपका फिजिक्स का कोई टॉपिक है तो आपको इनडेप्थ भी तो पढ़ना पड़ेगा उसे। फिजिक्स के लिए आपको इनडेप्थ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, डीपीपी करो, मॉड्यूल करो, जो भी चीजें हैं आप कर सकते हो, क्योंकि आपको अभी वो टाइम है जब आपको टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करना है, इनडेप्थ में पढ़ना है। एनसीईआरटी ढंग से पढ़ो, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के टॉपिक बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जितना कर सकते हो। 3 घंटे तो आपको इनडेप्थ स्टडी करनी है। 2 घंटे क्लास नोट हो गया या डीपीपी हो गया, 3 घंटे इनडेप्थ स्टडी हो गया। 3 घंटे आपको क्या करना है, 11th के बैकलॉग करने, ठीक है। अब यार 11th के बैकलॉग में हम 3 घंटे दे रहे हैं, ऊपर से 4 महीने के अंदर अंदर पूरा का पूरा 11th करना है। कैसे होगा, डेफिनेटली होगा, देखो मैं बताता हूँ। 11th के बैकलॉग में मैं 120 दिन लगा रहा हूँ, 4 महीने का मैंने आपको टाइम बोला ही था। तो 4 महीने 120 दिन आप 3 घंटे से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, 360 घंटे होते हैं, ठीक है। 360 घंटे होते हैं अप्रॉक्स। अगर आप देखोगे तो मैं इसको अगर मैं 40 चैप्टर मानता हूं तो 40 चैप्टर के हिसाब से यहाँ पे ऑलमोस्ट 9 से 10 घंटे आपको मिल रहे हैं पर चैप्टर, ठीक है। 9 आवर्स मान लो, 9 to 10 आवर्स मान लो, या चलो 8 घंटे मान लो। बट यार देखो कुछ चैप्टर्स तो आपने पढ़ रखे ही होते हैं यार, ऐसा कभी नहीं होता कि 11th में आपने कुछ भी नहीं पढ़ा यार। एटलीस्ट बेसिक मैथ्स पढ़ रखा होगा, वेक्टर पढ़ रखा होगा, यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ रखा होगा, ठीक है। तो बेसिक चीजें, बायो एटलीस्ट कुछ स्टूडेंट्स बायो तो पढ़ ही लेते हैं, बायो तो हो रखा ही होता है, एक बार एटलीस्ट एनसीईआरटी पढ़ रखा होता है। पर चलो नहीं भी पढ़ा है तो भी आपके पास एक चैप्टर के लिए 9 से 10 घंटे हैं। अब यार इस 9 से 10 घंटे को बेस्ट कैसे यूटिलाइज करे, प्रोडक्टिवली कैसे यूटिलाइज करे, देखो क्या क्या करना है। वन शॉट लेक्चर्स करने हैं। देखो आप डिटेल में लेक्चर्स तो कर नहीं सकते क्योंकि 9-10 घंटे पूरे लेक्चर में चले जाएंगे। अगर आप पूरा एकदम डिटेल वाले लेक्चर किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू करोगे या फिर आप यूट्यूब पे देखोगे, कहीं पे भी देखोगे, आप अगर डिटेल वाले देखोगे तो काफी टाइम लगने वाला है, ठीक है। चलो 9 घंटा नहीं भी हो तो 5-7 घंटे भी तो आप इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। वन शॉट वीडियोस देख लो, मैक्सिमम चीजें कवर्ड होती है। मान लेते 2 घंटा लग गया, या चलो 2 से 3 घंटे मान लेते हैं, ठीक है। वन शॉट वीडियो देखोगे, कुछ चीजें समझ नहीं आएगी, पॉज करोगे, एनसीईआरटी देखोगे, थोड़ा समझने की कोशिश करोगे, जो भी है 2-3 घंटे मान लेते हैं। तो हैंडबुक करना है। हैंडबुक फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। अगर आपके पास हैंडबुक नहीं है, मेरे टेलीग्राम चैनल पे चले आना, फाइल सेक्शन पे मिल जाएगा। हैंडबुक क्या होता है, बेसिकली 1-2 पेज के अंदर पूरे चैप्टर की समरी होती है। जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, कॉन्सेप्ट, रेलिवेंट चीजें, सारी चीजें उसमें 1-2 पेज के अंदर समराइज होते हैं। तो लेक्चर्स देख लिया, लेक्चर्स के बाद जैसे हैंडबुक देखोगे ना तो वन शॉट में तो सारा कवर्ड है, ठीक है। तो वन शॉट में जैसे ही सारा कवर हो गया, फिर आप हैंडबुक देख रहे हो तो बहुत जल्दी आपको रिलेट होगा कि हाँ यार आज ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा, सारी चीजें हैंडबुक में दी हुई है। तो हैंडबुक मैक्स टू मैक्स आप मान लो आधा घंटा लगेगा। फिर ढंग से बैठ के एनसीईआरटी पढ़ो। देखो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, अभी फर्क नहीं पड़ता। पहले ऐसा था, बायो में इंपॉर्टेंट थी, इनऑर्गेनिक में इंपॉर्टेंट थी, बाकी में लोग स्किप कर देते। बट अभी सबके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ो, 2 घंटे लगा के ढंग से पढ़ो। उसके बाद आ जाओ फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करोगे, डिटेल क्वेश्चन प्रैक्टिस करो 2 से 3 घंटे, ठीक है। डिटेल मतलब वो यार एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। फिर नॉर्मल अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री है तो नॉर्मल जो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, जो भी क्वेश्चंस वगैरह हो गए, अच्छे क्वेश्चंस हो गए, वो प्रैक्टिस कर लेना। लास्ट में पीवाईक्यू टॉपिक बेस्ड जो हो गए, पीवाईक्यू तो करोगे ही सही, पीवाईक्यू टॉपिक बेस्ड प्रैक्टिस आपको डेफिनेटली करनी कि हाँ जिस टॉपिक से आ रहा है उस पर एडिशनल प्रैक्टिस कर लिया। ये और 1 घंटा हो गया टोटल। अगर आप मिलाओगे इसको तो वही 9-10 घंटे के आसपास बन रहा है। तो देखो यार 9-10 घंटे अगर आप लगा रहे हो पर चैप्टर में तो वो कवर हो जाएगा। एटलीस्ट मैं रिवीजन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि रिवीजन तो आपको करवाया जाएगा, कोचिंग आपको करवाएगी। जब 12th सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा तो कोचिंग आपको फिर से रिवाइज करवाएगी, तो तब आपको ये चीजें बहुत काम आएगी। आपने जो एक बार ये ढंग से पढ़ रखा है, वन शॉट कर रखा है, एनसीईआरटी कर रखा है, डिटेल्ड में प्रैक्टिस कर रखी है, तब आपको बहुत हेल्प होगा, ठीक है। तो ये हो गया यार हमारा पूरा 11th वाला प्लान। देखो डेफिनेटली कवर आपका हो जाएगा, ये प्लान से बस स्टिक करना। उसके बाद हम आते हैं यार जुलाई, अगस्त, सितंबर में। जून तक तो मैंने मान लिया 4 महीने अपने लगाए, आपके कवर हो गए 11th। तो अब यार देखो, अगर आप रोज 3 घंटे आपकी स्टडी टाइम टेबल में से लगा रहे हो ना 11th में, और शिद्दत से वक्त लगा रहे हो, तो 12th का कुछ पोर्शन देखना, थोड़ा थोड़ा बैकलॉग जमा हो जाएगा। मतलब वो हम नहीं चाहते बट देखना,
मतलब देखो यार, यहाँ पे जैसे मैंने माइनर एडजस्टमेंट में जैसे मॉक टेस्ट वीक लिख रखा है, ये वीकली नहीं है, मॉक टेस्ट वीक है। बेसिकली मॉक टेस्ट वीक में हमें थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा हमारे शेड्यूल में, क्योंकि मान लो मॉक टेस्ट में हमें पता है 12th के ये टॉपिक्स आ रहे हैं, तो डेफिनेटली उस हफ्ते तो हम 11th की रिवीजन पे फोकस नहीं कर पाएंगे, तो थोड़ा सा वहां पे कम हो जाता है। कभी कभी मान लो उस चीज को मेकअप करने के लिए आपने दूसरे दिन बढ़ा दिया, तो जो भी है आपका 12th में कहीं ना कहीं बैकलॉग जमा हो रहा होगा, 12th का बैकलॉग। तो 12th का बैकलॉग आपको कब दूर करना है? जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी कि जून तक आपने 11th बैकलॉग दूर किया। वो जो 3 घंटे आप 11th में लगा रहे थे, अब आपका 11th कंप्लीट है, अब आपको वो 3 घंटे किस में लगाने हैं? 12th के बैकलॉग में। ठीक है, तो 12th में जो भी बैकलॉग हो गया उसमें लगा दो। अगर बैकलॉग नहीं है, बहुत अच्छी बात है, आपने सब कुछ मेंटेन कर रखा है, जो कि बहुत रेयर केस होगा, बट अगर मान लो नहीं है तो ठीक है, रिविजन पे कर लो। फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन जो भी है उसमें 11th का आपको पहले रिवीजन करवाया जाएगा आपकी कोचिंग में, तो ढंग से कर लेना, क्योंकि कोचिंग में एक बढ़िया पर्सपेक्टिव मिलता है। आपने वहाँ पे खुद से सेल्फ स्टडी की थी, तो शायद कुछ चीज़ें मिस आउट हो गई हो, शायद कुछ चीज़ आपने गलत इंटरप्रेट कर रखी हो, आपके कोचिंग में वो चीज़ें क्लियर हो जाए, कुछ डाउट्स हो तो डेफिनेटली सब कुछ क्लियर कर लेना। साथ साथ थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा शेड्यूल रखना, 5 घंटे तो 11th को दोगे क्योंकि 11th का रिवीजन चल रहा है ऑब्वियसली, बट 3 घंटे आप फिर 12th को देना। तो ये 3 घंटे तब कैसे वाले हो जाएंगे? जैसा मैंने 11th के लिए बताया, वन शॉट देखोगे। वन शॉट जरूरत नहीं होगी मोस्टली, क्योंकि आपने कोचिंग में वो टॉपिक प्रिपेयर कर रखा है, तो वन शॉट नहीं, प्रैक्टिस बढ़ा देना, प्रैक्टिस ढंग से करना, फिर सेल्फ जो एनसीईआरटी की एक एक लाइनें होती हैं, एक एक लाइन में पढ़ना, फिर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ये चीजें आपको करनी है। ठीक है, तो यार होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। 3 फेजेस है। फर्स्ट फेज में आप क्या कर रहे हो, आपका जो एक्स्ट्रा टाइम है 3 घंटे का टाइम है वो 11th को दे रहे हो। सेकंड फेज में क्योंकि आपने इतना सारा टाइम 11th को दे रखा है, तो जो ये टाइम हो गया जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये आप 12th को दे दो। वो जो 3 घंटा है वो 12th बैकलॉग को दे दो, 12th बैकलॉग हो जाएगा तब तक। फिर उसके बाद फाइनल फेज है, जब 11th रिवीजन कोचिंग में चल रही होगी, तब आपको 5 घंटे 11th रिवीजन को देना है, 3 घंटे 12th। मतलब बेसिकली 11th 12th आपका पूरे साल ही काइंड ऑफ साथ साथ चल रहा होगा, बस बीच में एक ऐसा फेज आएगा जब आप प्योरली 12th पे फोकस कर रहे होगे 3 महीने, तब देखना आपका 12th काफी स्ट्रांग हो रहा होगा। ठीक है, तो यार दैट्स इट। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। मैंने भी कुछ ऐसा ही प्लान पे स्टिक किया था, और मेरा बस ये डिफरेंस था कि 11th जैसे आप लोगों का बैकलॉग है, मेरा वो रिवीजन की तरह हो रहा था। तो यार दैट वाज इट फॉर टुडे। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मैक्सिमम स्टूडेंट ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, और कमेंट्स में बताना नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।